बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैकेनिक्स क्या चीज़ है। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जो पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करती है। तो आपने मैकेनिक्स की काफ़ी आगे फर्दर ब्रांचेस भी देखी होंगी, जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। तो आज हम एक नई ब्रांच के बारे में जिक्र करेंगे, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वो ब्रांच है विच डील्स विद एवरेज इफेक्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपके पास पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप हर पार्टिकल की मोशन को अलग-अलग स्टडी नहीं कर सकते। तो तब हम उन सब पार्टिकल के एवरेज इफेक्ट को फाइंड करते हैं। तो एवरेज इफेक्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डील करने वाली जो ब्रांच है वो कहलाती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स रिलेट करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को आप कह सकते हो कि वो प्रॉपर्टीज़ जो आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पे किसी गैस का वॉल्यूम है, किसी गैस का प्रेशर है, किसी गैस का टेम्परेचर है, वगैरह वगैरह। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हम उनको कहेंगे जो हम डायरेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, या उसका मोमेंटम कितना है, या उसकी एनर्जी कितनी है, तो ये उस पार्टिकल के मुतालिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो इनको हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वो ब्रांच है जो रिलेट करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। यानी पार्टिकल्स की मोशन के साथ प्रेशर क्या बनेगा, पार्टिकल्स की मोशन की वजह से या डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टेम्परेचर क्या बनेगा, वॉल्यूम क्या बनेगा, एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी। तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ लिंक करेगी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को। तो इसकी टाइप्स क्या हैं? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की दो टाइप्स हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डील करती है। अगर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हों तो आप उन सब पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग-अलग हर पार्टिकल की एक पहचान बना सकते हैं। अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल ना भी हों तब भी हम उनको डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो आपके पास 10 टेनिस बॉल हैं, तो वो सारी एक जैसी हैं, तो आप उनको डिस्टिंग्विशेबल बना सकते हो। उनके ऊपर नंबर लगा दो, 1 2 3 4 5 लिख दो, या उनको डिफरेंट कलर कर दो। तो इस तरह आप हर बॉल को डिस्टिंग्विशेबल बना सकते हैं। तो ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के साथ डील करती है, लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को ओबे करती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉज हैं वगैरह वगैरह आपने जो पढ़े हैं, तो ये उनको ओबे करती है। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करती। आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है कि एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर दो एक ही तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई भी एनर्जी स्टेट है उसमें दो आइडेंटिकल पार्टिकल बिल्कुल हूबहू एक जैसे वो एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर नहीं आ सकते। या एक स्टेट के अंदर अगर एक पार्टिकल की मिसाल के तौर पे स्पिन अप है तो उसमें दूसरा पार्टिकल स्पिन अप वाला नहीं आ सकता, उसमें दूसरा पार्टिकल आएगा स्पिन डाउन वाला। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करती। अब हम बात करते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। तो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे पास सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हों। तो अगर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों, फ़र्ज़ करो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप उन पार्टिकल्स को क्लासिकल की तरह डिस्टिंग्विशेबल नहीं बना सकते। आप किसी मॉलिक्यूल को पकड़ के उसके ऊपर कोई नंबर नहीं लगा सकते हैं, आप उनको कोई कलर नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं। तो जब आपके पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स आ जाते हैं तब आपको क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए है, दूसरा ये बोसॉन्स के लिए एप्लीकेबल है। बोसॉन्स हम उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनकी स्पिन इंटीजर में होती है, यानी कि जिनकी स्पिन या 0 हो या 1 हो या 2 3 4 5 सो ऑन, या माइनस में भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो जिनकी स्पिन इंटीजर में आ रही है उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं बोसॉन्स।
और इनकी स्पिन इंटीजर में होती है। और ये जो बोसॉन्स होते हैं ये बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे भी, आगे लेक्चर आएंगे व्हाट इज बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करते हैं और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। यानी ये वाले पार्टिकल्स भी एक ही स्टेट के अंदर जितने मर्जी आ सकते हैं, इनके अंदर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही स्टेट के अंदर दो एक जैसे पार्टिकल नहीं आ सकते। तो एक ही स्टेट के अंदर ये जितने मर्जी पार्टिकल्स आ सकते हैं। दूसरी हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है फर्मी-डिराक, क्वांटम मैकेनिक्स की दूसरी टाइप फर्मी-डिराक। ये भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये एप्लीकेबल है फॉर फर्मियॉन्स। फर्मियॉन्स हम उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनकी स्पिन इंटीजर नहीं होती बल्कि ऑड हाफ इंटीजर होती है। मसलन 1/2, -1/2, 3/2, -3/2, 5/2, -5/2 एंड सो ऑन। जिनकी स्पिन ये वाली आ रही होती है ऑड हाफ इंटीजर, तो उनको हम फर्मियॉन्स कहते हैं। ये वाले पार्टिकल्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। ये वाले पार्टिकल एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर, ठीक है, कोई भी ज़्यादा पार्टिकल इकट्ठे नहीं हो सकते। ये एक ही स्टेट के अंदर दो पार्टिकल भी नहीं आ सकते, बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल पार्टिकल्स अगर हों तो। इसके बाद हम ज़रा टेम्परेचर को समझते हैं कि ये टेम्परेचर क्या चीज़ है। टेम्परेचर को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। मैक्रोस्कोपिकली तो हम ये कह देते हैं कि टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम। यानी मैंने आपको पहले भी बताया मैक्रोस्कोपी से मुराद जो चीज़ हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कोई भी बॉडी है, आप उसको हाथ लगाते हैं तो आपको पता चलता है वो हॉट है या कोल्ड है, वो कितनी ज़्यादा हॉट है या कितनी ज़्यादा कोल्ड है, इससे मुराद उसका टेम्परेचर है। लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अगर किसी सब्सटेंस में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम है, आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये लो टेम्परेचर स्टेट के अंदर है। और अगर कोई बॉडी हाई टेम्परेचर स्टेट में है तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर को माइक्रोस्कोपिकली हम कहेंगे इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हीट टेम्परेचर से मुख्तलिफ क्वांटिटी है। इसका यूनिट हम ऐसा यूनिट केल्विन यूज़ करते हैं, इसका यूनिट हम जूल यूज़ करते हैं। तो हीट टेम्परेचर से मुख्तलिफ क्वांटिटी है। तो हीट है क्या? फ़र्ज़ करो ये मेरा हाथ है, इसको मैं थोड़ी देर अपनी पॉकेट में रखता हूँ तो ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब जब मैं इसको इसके साथ टच करता हूँ, अब ये हॉट है, ये कोल्ड है। अब इसका टेम्परेचर हाई है, इसका लो है। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से कुछ एनर्जी मेरे इस हाथ से इस हाथ के अंदर ट्रांसफ़र होगी। वो जो एनर्जी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी। फ़र्ज़ करो मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई है और बाहर कूलिंग है, तो अब मेरी बॉडी से कुछ एनर्जी बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगी। अब टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो मेरी बॉडी से एनर्जी निकल के बाहर जा रही है दैट इज़ हीट। सिस्टम से क्या मुराद है? कोई भी चीज़ जो हमारी कंसिडरेशन में है, एवरीथिंग दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन, आप उसको सिस्टम कह सकते हो। और इसके अलावा जो कुछ बचेगा उस सब को हम सराउंडिंग कह देंगे। फ़र्ज़ करो आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें गैस है और आप इस गैस पे कंसिडरेशन कर रहे हैं, इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो ये गैस आपका बन जाएगा सिस्टम। और इसके अलावा इस सिलेंडर के इर्द गिर्द बाकी सब कुछ जो भी होगा वो सब बन जाएगा सराउंडिंग। सिस्टम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी मैस ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मतलब आपने सिलेंडर में गैस भर दी है, अब उसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा से गैस आ रही है और ना कोई गैस लीक हो रही है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम का नाम देंगे। नो ट्रांसफ़र ऑफ मैस, यानी उसका मैस ना बढ़ रहा है ना उसका मैस कम हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम हम उसमें बोलेंगे जिसमें ना तो मैस ट्रांसफ़र हो रहा हो और ना ही एनर्जी का कोई ट्रांसफ़र हो रहा हो। यानी जितनी एनर्जी सिस्टम के अंदर है वो उधर ही है और जितना मैस उसके अंदर है वो उसके अंदर है। ना तो बाहर से उसमें कोई एनर्जी ऐड अप हो रही है, ना उसमें से रिमूव हो रही है, और ना ही कोई पार्टिकल्स उसमें ऐड हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं। तो दोनों का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इक्विलिब्रियम्स डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं, ये आगे हम वर्ड्स यूज़ किया करेंगे। तो व्हाट इज़ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब बोलेंगे व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। आपके पास फ़र्ज़ करो कोई सिलेंडर है और उसकी एक दीवार इधर मूव करती है, अब दरमियान में गैस कंप्रेस हो रही है, अब ये पार्ट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन है और या उसका जो पिस्टन है वो नीचे आ रहा है। तो अब देखो बॉटम और पिस्टन के दरमियान में रिलेटिव मोशन है।
तो जब रिलेटिव मोशन ना हो पार्ट्स के बिटवीन, पार्ट्स ऑफ द सिस्टम के बिटवीन, तो ऐसे सिस्टम को हम, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर मेरे पास एक गैस का सिलेंडर है और मैं उसको पकड़ के इधर लेके जा रहा हूँ, तो अब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। आप सोचोगे ये तो मोशन में है, लेकिन ये तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। ये है क्योंकि ये पार्ट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिस्टम की कोई मोशन ना हो, सिस्टम बेशक मोशन में हो, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं उनकी एक दूसरे के लिहाज से मोशन अगर ना हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे कि वो सिस्टम हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में मौजूद है। दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम के अंदर कोई भी सब्सटेंस मौजूद है और हर जगह पे केमिकल कंपोजिशन सेम है, जितनी जो केमिकल कंपोजिशन एक जगह पर है वही केमिकल कंपोजिशन दूसरी जगह पे है, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में। अगर मैं एटमॉस्फेयर को अपना सिस्टम कंसीडर करता हूँ तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। आपको पता है जो ज़्यादा डेंसिटी वाली गैसेज हैं वो नीचे हैं और जो कम डेंसिटी वाली गैसेज हैं वो ऊपर हैं, तो इसमें डेंसिटी के लिहाज से डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। जो केमिकल कंपोजिशन यहाँ है वो केमिकल कंपोजिशन ऊपर नहीं होगी। तो अगर हर जगह केमिकल कंपोजिशन सेम हो तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, सेम टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट। अगर हर पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू सेम हो तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। फर्ज करो आपके पास एक गैस का सिलेंडर है और इधर एक आपने हीटर रखा हुआ है, तो अब हीटर के जो साइड करीब है वहाँ पर टेम्परेचर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और जो दूर है वहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू कम है। या फर्ज करो ये आपके पास एक सिलेंडर है और इधर वाली जो बॉडी दीवार है वो इधर टच कर रही है किसी हॉट बॉडी के साथ, तो इधर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और इधर टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। फ़र्ज़ करो आप चाय के कप में एक चम्मच रख देते हैं, तो जो चम्मच अगर आप बाहर निकालें तो चम्मच के एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरी तरफ टेम्परेचर कम है, तो आप कह सकते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन अगर एक सिस्टम में ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएँ तो हम उनके लिए वर्ड बोल देते हैं कि वो थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस हो और उसका टेम्परेचर आप 1 केल्विन या 1 डिग्री सी बढ़ाना चाहते हो तो आपको उसको हीट देनी पड़ेगी। उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी। आप एक पानी का गिलास ले लो और उसमें पानी भर दिया है। अब उसका टेम्परेचर है फ़र्ज़ करो अभी 20 डिग्री सी, तो आपने उसको हीट देनी है, तो इतनी हीट देनी है कि उसका टेम्परेचर 20 से 21 बन जाए या 21 से 22 बन जाए या 22 से 23 बन जाए, 1 केल्विन या 1 डिग्री सी बढ़ जाए। ऐसा करने के लिए आपको उसको जितनी हीट देनी पड़ी वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। और इसका यूनिट बनेगा हीट, अगर फर्ज करो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऐड की है DQ फॉर चेंज इन टेम्परेचर DT, तो इसका यूनिट फार्मूला बनेगा DQ/DT। तो इसका यूनिट है जाउल, इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में केल्विन, तो इसका यूनिट हम यूज़ करेंगे जाउल पर केल्विन। इसके बाद दूसरी टर्म हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के अगर आपके पास कोई 1 kg सब्सटेंस हो, फर्ज करो आपके पास 1 kg वाटर है और अब आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी या 1 केल्विन बढ़ाना चाह रहे हैं, अब इसको जो हीट देनी पड़ेगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें क्वांटिटी जो मर्जी हो सकती है, लेकिन ये वाली जो बात है ये 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ी, इसमें सब्सटेंस की क्वांटिटी हमने फिक्स कर दी 1 kg होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पानी की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है क्या है, तो आप 1 kg वाटर लें और उसका टेम्परेचर नोट करें, फिर आप उसको हीट दें और इतनी हीट दें कि ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाए। अब आपने जो हीट दी है 1 kg सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस ये आएगा कि आप 1 kg की जगह 1 मोल सब्सटेंस लेंगे, 1 मोल सब्सटेंस। तो अगर आपके पास 1 मोल वाटर है या 1 मोल कोई भी और सब्सटेंस है, तो आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अब आपको उसको जो हीट देनी पड़ी वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट। और इसमें ये m सब्सटेंस का मैस है और ये जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसका यूनिट बनेगा जाउल पर केल्विन पर kg या जाउल पर kg पर केल्विन। इसका यूनिट बनेगा जाउल पर मोल पर केल्विन। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।